नमस्कार। इस मॉड्यूल में हम जगदीश चंद्र के उपन्यास धरती धन नापना में दलित जीवन की त्रासदी पर बात करेंगे। पहले हम इस शीर्षक के शब्दों को ध्यान में रख लें तो विषय अपने आप खुल जाएगा। इस शीर्षक में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक शब्द है दलित। दलित कौन हैं? जिनकी त्रासदी की बात की जा रही है वो कौन लोग हैं? जिनको आज हम दलित कहते हैं वो पहले दलित नहीं कहे जाते थे। दलित का अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है, जो शब्दकोशीय अर्थ है, जिसका दलन हुआ हो, जिसको तोड़ दिया गया हो, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रोकन मैन कहा था, टूटा हुआ व्यक्ति, तोड़ दिया गया व्यक्ति, वो दलित है। लेकिन दलित नया शब्द है। दलित शब्द किस तरह से बना है वो हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले देखें कि इसके पहले इसके लिए कौन से शब्द इस्तेमाल होते थे। जिनको हम दलित कहते हैं वो पहले अस्पृश्य कहे जाते थे, अछूत कहे जाते थे, पंचम कहे जाते थे। जो वर्णेतर है वो दलित है। वर्ण व्यवस्था के भीतर जो 4 वर्ण हैं वो दलित नहीं हैं, उसके बाहर तो जो पंचम है, जो अछूत है, जो शूद्र है, शाब्दिक अर्थ है कि जिसका दलन हुआ हो। दलन तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन जिस अर्थ में रूढ़ हुआ है वो तो अस्पृश्य या अछूत या पंचम के, जिसके लिए गांधी जी ने कभी हरिजन शब्द दिया था। हरिजन शब्द आज नहीं चलता, उसके प्रयोग पर पाबंदी है, तो उसका तो एक बस ऐतिहासिक महत्व रह गया है कि एक खास वक्त में ये शब्द चलता था। गांव का वो इलाका, शहरों की वो बस्ती, वो हरिजन बस्ती कही जाती थी, हरिजन टोला कहा जाता था। तो ये हरिजन, ये दलित, ये हरिजन ही दलित हुए। दलित होने में जिस चीज़ का सर्वाधिक योगदान रहा है, जिसने इस शब्द को अर्थ दिया, वो था आंदोलन। जब बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में जागृति आई, अभियान चला, परिवर्तन के लिए इकट्ठे हुए, संगठित हुए, चेतना फैली, तो वे हरिजन ही दलित हुए, वे पंचम ही दलित हुए, वे अस्पृश्य ही दलित हुए। शब्द के उस पर जाएंगे तो जिसका भी दलन है वो दलित हैं। लेकिन आज जिस अर्थ में ये शब्द रूढ़ हुआ है, जिसको संविधान में अनुसूचित जाति कहते हैं, उसके लिए शब्द रूढ़ है, उसके लिए शब्द तय हो चुका है। लेकिन दलित शब्द उसका बदलता है अर्थ जब 1956 में बाबा साहब की मृत्यु के बाद, उनके परिनिर्वाण के बाद, उनका कारवां आगे बढ़ता है, आरपीआई बनती है। आरपीआई से असंतुष्ट होकर के युवकों का जो एक स्वाभिमानी दल है, संघर्षशील जो टीम बनती है, वो अपना अलग रास्ता चुनती है। और 1973 में दलित पैंथर का निर्माण होता है। जैसे अमेरिका में ब्लैक पैंथर बना था। पैंथर यानी चीता। पैंथर वह वाइल्ड एनिमल है, वह प्राणी है जिसको आप पालतू नहीं बना सकते, जिसको आप गुलाम नहीं बना सकते, जिसको आप डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, वह दलित है। दलित वह है जो दलित पैंथर अर्थ देता है, वह नहीं कि जो टूटा हुआ है। इसी उपन्यास में हम देखेंगे आगे कि दलित शब्द के प्रयोग की जो शीर्षक में रखा गया है वो बहुत सोच समझ करके रखा गया है। उसकी सार्थकता है। वो सार्थकता किन कारणों से है वो हम देखेंगे कि अगर काली में
वो चेतना न होती, स्वाभिमान की बात न होती, आत्मसम्मान, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात न होती तो दलित नहीं कहा जाता। ज्ञानों में वो अन्याय के प्रतिकार की भावना ना होती तो ये दलित के कैटेगरी में आना मुश्किल था। तब तो वो क्या कहें, हरिजन होते, अछूत होते, अस्पृश्य होते। लेकिन जो बदलाव है, जो बयार बही है, उस बयार ने इन सब की चेतना बदली है। तो कम ही लेकिन बदलाव तो हो रहा है। तो इसलिए वो दलित हैं, वो दलित हैं। तो दलित शब्द का अर्थ तय होता है दलित पैंथर के आंदोलन की वजह से। दलित पैंथर का आंदोलन चला महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के गांव-गांव में फैला और उसके प्रसार से, उस आंदोलन से पूरे देश में इस समुदाय को नया नाम मिला। नया नाम उसने अपने लिए चुना, किसी और ने तय नहीं किया था ये नाम। बाकी तो नाम तय किए हुए थे, पंचम किसी और ने कहा, छूत किसी और ने कहा, अवर्ण किसी और ने कहा, लेकिन ये नाम खुद का चुनाव है। दलित पैंथर, जब भी दलित कहें तो दलित पैंथर उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दलित जीवन की त्रासदी क्या है? अब हम देखें कि जो त्रासदी है, जो असल में ट्रेजिडी का अनुवाद है, जो ट्रेजिक है वो त्रासद है, जिसमें तकलीफ भी है, भय भी है, बोलने से डर भी लगता है, तकलीफ है और कोई हल होने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। तो ये तीन चीज़ें, विकल्पहीनता, पीड़ा और डर, ये मिल करके त्रासदी का निर्माण करते। आप कसमसाएं, आप पीड़ित हैं, आप डरें बोलते हुए, आपको कोई रास्ता न दिखाई पड़े तो आपके लिए त्रासद स्थिति है। यहाँ पर भी इस आप देखें उस उपन्यास को, तब आपको दलित जीवन की त्रासदी समझ में आएगी कि दमन है, इधर उधर छिटपुट प्रतिकार के स्वर भी हैं, लेकिन समाधान कहीं नहीं दिखाई देता। कहीं कोई हल होने का, इस समस्या के अंत की कोई राह नहीं सोचती, इसलिए ये त्रासदी है। तो दलित जीवन की त्रासदी जो हमारे इस मॉड्यूल का शीर्षक दिया गया है, बहुत ही सार्थक शीर्षक है। इसको समझेंगे तो इसके एक इसकी परतें खुलती जाएंगी। अब तीसरा जिस शब्द पर ध्यान देना चाहिए वो असल में शब्द युग्म है, जोड़ा है शब्दों का। दलित जीवन, इंडिविजुअल दलित की बात नहीं हो रही है, किसी एक व्यक्ति दलित की बात नहीं हो रही है, दलित समुदाय की बात। दलित जीवन का मतलब दलित समुदाय, ये दलित समुदाय के दुखों की त्रासदी है, दलित समुदाय के जीवन में फैली हुई पीड़ा है, व्यथा है। ये एक चीज़ है कि ये इंडिविजुअल नहीं है, ये कम्युनिटेरियन है। जो ट्रेजिडी है वो सामूहिक है, वो एकल नहीं है, वो वैयक्तिक नहीं है। जो उपन्यास का शीर्षक है धरती धन ना अपना, तो ना जो है वो तो असल में त्रासदी को जन्म दे रहा है। अपना किसके लिए? उस गांव में तो सभी तरह के, सभी जातियों के लोग हैं। उस गांव में तो भूस्वामी भी हैं, पंडित पुरोहित भी हैं, मिस्त्री भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, और इधर दलित भी। तो ये अपना किसके लिए आया है? बाकी सबके लिए तो ज़मीन है, ये धरती नामक धन है। धरती धन ना अपना, अपना किसके लिए है?
ये दलित के लिए है, ये दलितों के लिए है, ये दलित समुदाय के लिए है कि ये जो धरती है जिस पर हम पैदा हुए हैं, हम पले बढ़े हैं, हमारी अपनी नहीं है। ये इस त्रासदी का स्रोत है, इस त्रासदी का मूल है। अब इससे तय होता है कि जो लेखक है उसका अवलोकन बिंदु क्या है, उसका व्यू पॉइंट क्या है, यानी कहाँ से खड़े होकर के वह जीवन को देख रहा है। ये संभव है कि जगदीश चंद्र का अवलोकन बिंदु भिन्न होता, वो गांव के उस मंदिर से खड़े होकर के पूरे जीवन को देख रहे होते तो उनको ये त्रासदी न दिखाई देती। वो चौधरियों के जो अटारियां हैं, जो उनके कोठे हैं, उनके छत पर खड़े होकर के देख रहे होते तो उनको वहीं सब हरा भरा दिखता है कि खेतों में फसल लगी है, घर में अन्न है, गीत चल रहे हैं। ये नहीं दिख रहा है लेखक को। लेखक का अवलोकन बिंदु यानी कि लेखक जहाँ से खड़े होकर के उस दुनिया को देख कर के रच रहा है वो तो दक्षिण टोला है, वो दलित बस्ती है, वहाँ से इसलिए अवलोकन बिंदु जो होगा लेखक का दिखेगा वहीं से। ये एक चीज़ ध्यान में रखने की है। और इस उपन्यास के त्रासद होने की ये क्या कहें उसका आधार है, उसकी वजह है, त्रासद होने की वजह है कि लेखक ने अपना अवलोकन बिंदु तय कर लिया है। धरती धन ये असल में जिसको हम न्याय भावना कहते हैं, जो इस उपन्यास की, इस उपन्यासकार की चिंता के केंद्र में है। धरती या हवा या पानी ये प्राकृतिक संसाधन हैं, ये जीवन के संभव होने, जीवन के बने रहने के लिए ज़रूरी हैं। धरती से ही अनाज पैदा होता है, उसी से पेट भरता है, पेट भरने से जीवन बचा रहता है। मेहनत कौन करता है? जो मेहनत करता है उसकी धरती नहीं है, उसके खेत नहीं हैं, उसकी सड़कें नहीं हैं, उसकी मिट्टी नहीं है, उसके पेड़ नहीं हैं। जिसने पाला पोसा है इस धरती को, जिसने इसको बनाया है उपजाऊ, उसका नहीं है, किसी और का है। ये जो उपन्यास में छाई हुई पीड़ा है उसका स्रोत है, उसका सोर्स है, वहाँ से पीड़ा निकलती है। यही न्याय भावना है। जो भी इस धरती पर है, चींटी से लेकर के हाथी तक, मनुष्य से लेकर के शेर तक, जो भी धरती पर है सबका अधिकार है, बुनियादी जीवनाधिकार। आप मनुष्येतर को छोड़ दीजिए, सिर्फ मनुष्यों की बात कीजिए तो हर मनुष्य का अपना अधिकार होता है, जिसको हम ह्यूमन राइट कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। तो जो ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है वो इस उपन्यास का मुद्दा है। इस तरह से लोग देखते नहीं, लेकिन देखना चाहिए आपको कि अगर मानवाधिकार की परवाह न होती तो ये उपन्यास इस रूप में लिखा न जाता। इस उपन्यास में दलितों की समस्याओं का चित्रण न होता। वो कुछ राग रंग में, कुछ रसिकता और रहस्य रोमांच में उपन्यास खत्म हो जाता। उसी गांव की कहानी होती लेकिन कहीं और खड़े होकर के लिखी जाती, कहीं कुछ और देख करके लिखी जाती, वहाँ सिर्फ हरियाली हरियाली होती। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो ना उनका खेत है, और जो उनके अपने मकान बने हुए हैं जिस पर वो पता नहीं कब से रहते आए हैं, उनके पुरखे उस पर रहे हैं, वो शामलात की ज़मीन पर है। ये धरती का अपना ना होना, ये उस त्रासदी का, दलित जीवन की त्रासदी का सबसे बड़ा कारण है। तो ये जो
अन्याय क्या तीव्र बोध है। अन्याय का बोध कब होता है? जब आप न्याय की क्षति होते देखते हैं, उसको महसूस करते हैं। जगदीश चंद्र महसूस करते थे। और ये दृश्य उनको कहाँ से आई थी? इस दृश्य के 3 स्रोत हैं। दलित जीवन की त्रासदी, जिस पर हम अपनी बात केंद्रित कर रहे हैं, तो ये उपन्यास इस तरह की चर्चा संभव करता है क्योंकि उपन्यासकार ने ही ऐसा प्लॉट दिया है, ऐसा कथानक, ऐसी कथा वस्तु रची है। तो ये कहाँ से चीज आई है? जो बाद के दिनों में दलित विमर्श उभरा भारत में, उससे अलग हट करके है, लेकिन जुड़ा भी हुआ है उससे। क्या है कि अनुभव, ये पहली चीज है। लिखते हैं जगदीश चंद्र कि ये सारा अनुभव मुझे बचपन में हुआ था। ननिहाल, ददिहाल और अपने गांव में रहते हुए, तीन गांवों का उनका अनुभव है। वो जो जिस मैं कहें कि जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, वहाँ पर तो ये दर्द नहीं है, लेकिन इनकी करुणा, इनकी मानवीयता इनको ले जाती है उस तरफ, दूसरी तरफ, जो दलित मोहल्ला, वहाँ ले जाती है और वहाँ के दुखों को महसूस करते हैं, देखते हैं। तो देखना, अनुभव करना, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अनुभव तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उस पर मनन नहीं करते। बिना मनन किए इतना बड़ा उपन्यास, और वो भी 3 उपन्यास एक के बाद एक, ये नहीं लिखा जा सकता था। तो अनुभव, फिर मनन, और फिर तीसरी चीज विचारधारा, जिससे दृष्टि मिलती है कि ये अन्याय होता क्यों है। एक तरीका, जो तरीका पारंपरिक है, वो तो ये कहता है कि जो लिख दिया गया है आपकी कुंडली में वैसा होगा। तो जब आप भाग्यवादी हो जाते हैं तो आप किसी और को दोष नहीं देते, आपके भीतर वो तकलीफ भी नहीं पैदा होती, वो आक्रोश भी नहीं पैदा होता। आक्रोश पैदा होने के लिए आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि इस दुख का कारण वहाँ से नहीं आ रहा है, वो कोई परलोक से इसके सूत्र नहीं बंधे हुए हैं, बल्कि इसी लोक का ये प्रोडक्ट है। ये जरूरी है। तो जिस विचारधारा से जुड़े हुए थे जगदीश चंद्र, उस विचारधारा में ये बात नहीं थी कि मनुष्य के दुखों का कारण मनुष्य है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति का कह रहा हूँ, कोई बाहरी शक्ति नहीं है, आपका भाग्य नहीं है, आप वो परलोक, वो पूर्व जन्म के पुण्य और पाप कर्म नहीं है। ये विचारधारा से जुड़ी हुई दृष्टि वहीं से बनती है। अनुभव, फिर चिंतन, और फिर विचारधारा, ये 3 चीजें मिल करके इस उपन्यास की शक्ल, इस उपन्यास की दिशा तय कर देती हैं। और यही असल में उस दलित जीवन की त्रासदी को प्रामाणिकता के साथ उकेरने की, चित्रित करने की जमीन तैयार करती है। उपन्यास न्याय की मांग कर रहा है। ये उपन्यास न्याय की मांग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जीवन जीने के जो भी संसाधन हैं, उन सब पर सबका बराबर का अधिकार है। अब गांव में बाढ़ आई हुई है, जो दलितों के मोहल्ले का कुआं है वह पानी में डूब गया है, पानी नहीं है पीने के लिए। महिलाएं जाती हैं, जो मंदिर के साथ जुड़ा हुआ कुआं है वहाँ पानी लेने के लिए। पुजारी जिस भाषा में उनको रगेदता है, गरियाता है, वहाँ से मतलब खदेड़ता है, वो बहुत अपमानजनक है, बहुत ही शर्मनाक है। तो ये उन, अब उस कुएं को किसने बनाया था?
कम से कम पुजारी ने तो नहीं बनाया था, मिट्टी नहीं खोदी थी। जिन्होंने मिट्टी खोदी, जिन्होंने कुआं बनाया, जिन्होंने अपना श्रम लगाया, पसीना गिराया, खून गिराया, ये तैयार हुआ, अब वो उसमें से पानी नहीं ले सकते। ये उनके मानवाधिकारों का हनन है, ये उनके जीवनाधिकारों का हनन है। उस सड़क पर नहीं चल सकते जिस पर चौधरी साहब जा रहे हैं, उस तरह का कपड़ा नहीं पहन सकते जो चौधरी साहब पहनते हैं, उस तरह की भाषा नहीं बोल सकते जिस तरह के मतलब सवर्ण बोलते हैं, उस तरह का मकान नहीं बना सकते। पक्का मकान बनाएंगे तो पूरा गांव पीछे पड़ जाएगा और निहायत असहाय करके छोड़ेगा, जो काली के साथ हुआ। मतलब त्रासदी में जो और मतलब क्या कहें कि विनम्बनात्मक गहनता आती है, वो यह कि जो आपके मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं वो तो हैं ही आपके दुश्मन, आपके अपने वो भी दुश्मन हैं। काली को अकारण दुश्मनी उनसे उसके साथ साधने वाले उधर के भी, इधर मंगू जैसे लोग हैं कितने, उसका जो पड़ोसी है वही उसके साथ टकराव करना चाहता है मंगू के भड़काने पर। तो ये एक मतलब उसकी त्रासदी को गहन बनाती चीज है। अब इस दलित जीवन की त्रासदी के जो रूप हैं, जिस तरह से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके जो रूप हैं उसको हम एक एक करके देखें। जो पहला है वो तो हिंसा है। हिंसा से ये उपन्यास, दलितों पर जो हो रही हिंसा, उससे ये उपन्यास लबरेज है, भरा हुआ है। हिंसा दो तरह की, एक स्थूल और दूसरी सूक्ष्म। दो तरह की इस अर्थ में भी कि एक संरचनात्मक है और दूसरी असंरचनात्मक, गैर संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। आकस्मिक हिंसा ये भी है, जिसको हम जाति वर्ण व्यवस्था कहते हैं। वो हिंसा का एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। आप रास्ते पर जा रहे हैं, कोई आपसे टकरा गया, ये आकस्मिक हिंसा है। इसमें कोई मतलब उस तरह का कोई वो नहीं बना हुआ है, ढांचा नहीं बना हुआ है। लेकिन जब उस संरचना में ही, उस स्ट्रक्चर में ही ऐसी चीज़ें हों कि आप पर हिंसा होनी है, आप तो वो हिंसा ढांचागत होती है, स्ट्रक्चरल होती है। तो मतलब हिंसा जो है उसके दोनों रूप हैं, संरचनात्मक असंरचनात्मक, स्थूल और सूक्ष्म। हिंसा जो है वो शारीरिक है, पीटते हैं, हाथ पांव तोड़ देते हैं, कूल्हा तोड़ देते हैं, लाठी से सिर फोड़ देते हैं, ये शारीरिक हिंसा है। लेकिन शारीरिक हिंसा से ज़्यादा वो जो चीज़ बहुत दिन तक सालती है वो मानसिक हिंसा है। गाली गलौज में देखें, भाषा भरी हुई है। दलितों के प्रति असहनशीलता से, दलितों के प्रति असहिष्णुता से, दलितों के को लेकर के जो क्या कहें कि अमानवीयता है, उससे हमारी भाषा भरी हुई है। सारी गालियाँ, जाति का नाम ले लीजिए, वो जाति का नाम लेना ही गाली है, ऐसी भाषा बना दी गई है। इस भाषा में ही हिंसा है। तो ये हिंसा जो है वो फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल, वर्बल हिंसा है। तो ये भी एक रूप बन जाता है हिंसा का। तो सब तरह की हिंसा इसमें आपको दिखाई देगी। अब उनको अपनी धाक जमानी है, उनको मतलब ये उपन्यासकार लिखता है कि घर से किसी बात पर अपमानित हैं चौधरी, उनको कहीं पर कुछ कह दिया गया था, अंदर एक है कि नहीं, उनको अपनी सत्ता रेखांकित कर देनी है, और चले आते हैं चमादड़ी मोहल्ले में, किसी को पकड़ लिया, उसको पीटने लगे, गाली देने लगे। ये जो हिंसा के बाद में दूसरा मामला है वो अधिकारों को लेकर के है।
उनके अपने आवास नहीं हैं, उनके घर गांव के दक्षिण में हैं, जहाँ से मतलब जो भी चीज़ें, हवा आएगी तो पहले पूरब में आएगी, सबसे आखिरी में दक्षिण में जाएगी, सबसे अधिक धूप वहाँ दक्षिण में पड़ेगी। तो मतलब कूड़ा करकट गांव का दक्षिण में डाला जाएगा, कोई मंदिर उधर नहीं होगा, कुआं उधर नहीं होगा, पंचायत उधर नहीं होगी, स्कूल उधर नहीं होगा। जो कुछ है वो पूरब में है, उत्तर में है, पश्चिम में है, दक्षिण में कुछ नहीं होगा। इसलिए दक्षिण मोहल्ले में ही होते हैं। हर गांव में जो दक्षिणी टोला है वो दलितों का टोला होता है। तो ये जो अधिकारों का हनन है वो इस रूप में भी होता है। और फिर यौन हिंसा से भी भरा हुआ। जब भी चाहते, ऐसे तो छुआछूत बरतते हैं, लेकिन दलित स्त्रियों के प्रति इनकी जो दृष्टि है, लोलुप दृष्टि है, कभी भी किसी स्त्री का शीलहरण करते हैं। ये पानी को लेकर के मजदूरी नहीं दी जाती, सड़क पर चलने नहीं दिया जाता। मतलब त्रासदी के इतने सारे रूप इस उपन्यास में हैं, दलित जीवन की त्रासदी के, जिसमें ये समुदाय बेतरह उलझा हुआ है। उसको इससे परे जा कर के सोचने का मौका ही नहीं मिलता। आप इसमें डूबते जाएंगे, इस उपन्यास को पढ़ते हुए इस त्रासदी के तमाम परतों से परिचित होते जाएंगे, और फिर आप समझिए कि ये त्रासदी आपके सामने खुलती जाएगी। ये उपन्यास इस त्रासदी को बहुत विस्तार के साथ, दलित जीवन की त्रासदी को लेकर के आता है। जो काली की जीवन यात्रा है, जो जीतू की जीवन यात्रा है, जो ज्ञानों की जीवन यात्रा है, सारी जीवन यात्राएं दुखद हैं। सारी जीवन यात्राएं नाउम्मीदी से भरी हुई हैं, हिंसा से भरी हुई हैं, उनके अधिकारों के हनन से आपूरित हैं। ये उपन्यास मतलब स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक, भाषिक से लेकर अभाषिक तक, शारीरिक तक, सब तरह की क्या कहें कि सब तरह की त्रासदियों से जुड़ करके एक बड़ी त्रासदी को जन्म देता है। उपन्यास को आप पढ़ेंगे और इसकी और बारीकियों से परिचित होंगे, लेकिन एक आधार के तौर पर इस वक्तव्य को आपने सुना, आपको इसके तमाम एस्पेक्ट्स का मुझे लगता है ज्ञान हुआ होगा। आज के इस पाठ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।